ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जितना भी वीडियो हो चुका है, जैसे जैनिज़्म का ये वीडियो था जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स पूरा प्रॉपर पढ़ाया था। सो इन सब के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो जो मैंने खुद डिज़ाइन किए थे। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लेना। और इससे पहले जो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो भी बचता है 16 महाजनपद वगैरह, वो सब हमने पढ़ लिया है। सो प्लीज़ एक बार देख लेना। और आज से इसके बाद अब हम मौर्य पीरियड और जो गुप्ता पीरियड और जितना भी बचा हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। सो हमारी हिस्ट्री मुश्किल से मुश्किल 5 दिन में कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। सो आज हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को ढंग से। ओके, सो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, सो वैदिक पीरियड का टाइम हम लोग जानते हैं 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। और इसमें वैदिक पीरियड को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है, यहाँ पे मैं जूम करके लिख रहा हूँ, एक होता है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड और एक होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड हमारा माना जाता है कि जो हमारा 1500 से 1000 तक चला था, 1000 बीसी तक चला था, ये ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक। और लेटर वैदिक पीरियड हमारा माना जाता है 1000 से 600 के बीच तक चला था, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे महाजनपद आ गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ गया था, उसके बाद महाजनपद बनने लग गए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूपीएससी पीसीएस लिखा है, बट ये अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल का एक बेसिक परिचय डालते हैं। उससे पहले मैं ऋग्वैदिक काल की कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल में क्या था, 1500 से 1000 बीसी तक का टाइम था। और मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा, ठीक। 1500 से 1000 बीसी तक का टाइम था और आर्यों द्वारा स्थापित ग्रामीण संस्कृति थी। अब आर्य कहाँ आए थे, मैक्स मुलर का सिद्धांत था। आर्य कहाँ से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। अब मैं एक एक चीज़ ऐसे कनेक्ट करके चलूँगा, ठीक है। मध्य एशिया से आर्य आए थे, मध्य एशिया से, ठीक। अच्छा, लोहे की खोज, कृषि आधारित स्थायी जीवन, क्यों? क्योंकि ये 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई थी, ठीक। ये कब का है, ये उत्तर वैदिक काल का है, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और वहाँ पे कृषि आधारित जीवन चलने लग गया था, ठीक है। चलिए अब हम ऋग्वैदिक पीरियड को ढंग से पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड है, नाम से पता चल रहा है 4 वेद लिखे गए थे। तो ये है हमारा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, ठीक। क्यों? सबसे, देखो ऋग्वेद भी पहले आया था, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। वो वाले में ले लेता हूँ, ठीक। तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। उसके बाद इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें जो हमारा मंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये कौन सा मंत्र है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अरे इस मंत्र का कुछ नाम होता है, सरस्वती गायत्री मंत्र, हाँ गायत्री मंत्र है। तो ये गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद में तीसरे मंडल में है, थर्ड में, ठीक। थर्ड में हमारा गायत्री मंत्र, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा, थर्ड में इसका जो थर्ड मंडल है उसमें हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, ठीक। अच्छा, नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में दशम मंडल में, अच्छा दसम मंडल में तो हमारे नदी सूक्त हैं। 10th मंडल में हमारे नदी सूक्त हैं, जिसमें हम लोग नदियों से बात हुई है वो, ठीक। सूक्त क्या होता है, सूक्त मतलब होते हैं कुछ ऐसा कह सकते हो दोहे टाइप के, जिनको पढ़ा जाता है, ठीक। अच्छा अच्छा, ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, यहीं पे मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को बोलते थे होत्र, होत्र। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे पढ़ने को मिलेगा नहीं, ठीक है। सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, खैर सामवेद अभी पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा। सामवेद पढ़ने वाले को बोलते थे उद्गाता, उद्गाता। एक सेकंड, अच्छा स्लाइड्स लिख हो गई, ठीक है, उद्गाता, ठीक। अथर्ववेद पढ़ने वाले को कुछ नहीं बोलते थे, वो तो जारू टोना है। यजुर्वेद वाले को क्या बोलते थे, यजुर्वेद वाले को देखो, या से यजुर्वेद, तो इसका भी शब्द भी थोड़ा सा अलग है, अदर व्यू, या से यजुर तो या से यू, ठीक, ये अदर व्यू आएगा। अच्छा, अथर्ववेद, अथर्ववेद में तो बताइए बाद में जोड़ा गया था, जादू टोना इसमें होता था। अच्छा, ये जो ऋग्वेद है यही ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद ही चलता था, ठीक है। इसमें सुक्ताज होते थे, सुक्त का मतलब होता था बैठ के ही सुक्त किया जाता था, बोला जाता था और याद किया जाता था, ठीक। इसमें दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल और जो 9वां मंडल था इसे सोम मंडल कहा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोम रस की बात लिखी हुई है। अब ये सोम रस एक सोम के वृक्ष से बनने वाला रस था जिसको पीते थे ये लोग। इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट इज अ ड्रिंक, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात हो जाती है। अच्छा, आर्य की बात हो ही रही है तो मैं बता देता हूँ कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं अपने भारत के, तो उनके अनुसार जो आर्यों का असली उद्गम है वो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल से हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये देख लो, श्रुति क्या होता है, श्रुति मतलब होता था ईश्वर का, श्रुति होता है जो ईश्वर का सुना गया, और स्मृति मतलब जो याद रखा था। श्रुति के तहत ही वहाँ पे वेद पढ़े जाते थे, ठीक। ये जो स्टूडेंट्स होते थे वो श्रुति सुनते थे, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो गया। चलिए,
वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे गए थे ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले नहीं लिखे गए थे, मतलब जो हमारे वेद होते थे उनमें उपनिषद होते थे, उनमें आरण्यक होते थे, तो उन्हीं वेद में हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। ठीक है, और जो ब्राह्मण होते थे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ध्यान रखना। एक पेज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊँ ढंग से। 1 मिनट रुक जाना, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं लिख के दिखा पाऊँ आपको। ठीक है, डॉट ग्रिड यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से समझना, इसको याद करने का भी तरीका है। ठीक है, कि ऋग्वेद वेद हमारे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें एक तरीके से। ठीक, ये है हमारा ऋग्वेद, ठीक, उसके बाद हमारा सामवेद, उसके बाद हमारा यजुर्वेद, और उसके बाद हमारा ए। ठीक है, रस्य। ठीक, रस्य हम याद कर लेंगे, रस्य। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या था, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कैसे याद किए जाएंगे। ठीक, इसका था कौशिकीय और ऐतरेय। ठीक, अभी ट्रिक बता देता हूँ, कौशिकीय और ऐतरेय। ठीक, इसका था तांड्य, ठीक, और षड्विश। ठीक, और इसका था यजुर्वेद का तत्पुरुष और शतपथ। ठीक, और अथर्ववेद का था गोपथ। ठीक, अथर्ववेद का गोपथ, ये क्या थे, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक, अच्छा, याद कैसे करोगे, ट्रिक ध्यान से सुन लो। ट्रिक है कटप्पा गो, कटप्पा गो, कटप्पा जाओ, तो ट्रिक हो गई कटप्पा गो। तो कटप्पा कहाँ जाएगा, तो कैसे तो हो गया हमारा कौशिकी, कौशितकी। ठीक, क्या हो गया, कौशितकी, कौशितकी, ऐतरेय। ठीक, तांड्य षड्विश। ठीक, तैतरेय शतपथ, गो से गोपथ, याद हो जाएंगे। ठीक, बस यही चीज़ थी। चलो मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, अब आई होप याद हो जाएंगे। ठीक, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या थे, मंत्रों जटिल यज्ञों की सरल में व्याख्या कर दी जाती थी। ठीक, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ किसका है, शतपथ है हमारा रस्य, वाई का, इसका। ठीक, शतपथ हमारा वाई का। चलो अब बात आती है उपनिषद। उपनिषद जो थे वो वेदांत, मतलब वेद के आखिरी पार्ट बोले जाते थे। जैसे इन्होंने कहा है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता था आत्मा और परमात्मा के रहस्यों का ज्ञान। अब ऐसे मैं किसी को नाम नहीं ले सकता, बट बहुत से आज के लोग हैं जो अपना फाउंडेशन चला रहे हैं, अद्वैतवाद द्वैतवाद इन सब से चला रहे हैं, तो उन्हीं इसी के नॉलेज पे वो चला रहे हैं। ठीक है, फिर ये वेदांग होते थे। वेदांग का मतलब हो जाता है वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनको ऐसे याद करोगे, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, इसको इस लाइन से ही याद होगा और इसको ऐसे ही रटना है, शिक्षा कल्प व्याकरण। ठीक, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ठीक, चलो ये वेदांग होते थे वेदों को समझने के लिए, कि अगर छंद, जैसे वेद में कोई चीज़ लिखी हुई है वो छंदों के श्लोक में लिखी गई है, वो ऐसे नहीं लिखी है जैसे हम लोग की हिस्ट्री लिखी होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आरण्यक होते थे, ये लिखे गए थे वन में। आरण्य मतलब ही पर्यायवाची होता है वन, तो वन में लिखे गए थे। रहस्यवाद और दार्शनिक चिंतन जो जंगलों में लिखे गए थे। ठीक, चलो आगे की बात कर लेते हैं, पंचम वेद की बात कर लेते हैं। तो पांचवा वेद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना गया है। ठीक, नाट्य शास्त्र में ही हमारा भरतनाट्यम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये था किसका, भरत मुनि का। ठीक, ये हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया, ये मैंने लिख दिया, बाकी और कुछ लिखना होगा मैं यहाँ पे पेज में ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस समय पॉलिटिक्स कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस टाइम पे कैसा था। तो पॉलिटिकल हायरार्की कैसी थी, देखो यहाँ पे होता था कुल, कुल के ऊपर होता था ग्राम, ग्राम के ऊपर होता था विश्व, विश्व के ऊपर जन, और जन के ऊपर होता था जनपद, और जनपद ही मिलकर के बनाते थे महाजनपद। ठीक, ये होता था यहाँ का हायरार्की का सिस्टम। केजी वीजे जे, या तो इसको ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, केजी विजय जे। ठीक, बच्चा केजी में पढ़ता है तो विजय प्राप्त करता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता था। ठीक, जन का जो मुखिया होता था वो राजन होता था। राजन कौन होता था, राजा, उसके ऊपर ये जनों को मिलाने से विशाल राज्य बनता था, वो जनपद होता था। अच्छा, ये जनपद काल होता था। काल में राजा भूमि का नहीं बल्कि कबीले का मालिक होता था, कबीले का रक्षक होता था। पद वंशानुगत नहीं था, कोई भी राजा बन सकता था, बल्कि समिति द्वारा चुना जाता था। समिति इंपॉर्टेंट मानी गई थी ज़्यादा।
ये वैदिक काल की विशेषता थी, ये ऋग वैदिक काल की विशेषता थी। फिर ये हैं प्रमुख कबीलाई सभाएं, जैसे वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था, जिसमें वृद्ध और कुलीन लोग बैठते थे, सभा में डिस्कस करते थे कि न्याय प्रशासन किस तरीके से चलाना चाहिए, और महिलाओं को सभावती। अब देखो उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी और उन लोगों को बोला जाता था सभावती, ठीक, उनको सभावती बोला जाता था। और उसके बाद समिति आती है। समिति क्या होता था? आम जनता, जिसमें आम जनता बैठती थी, जिसमें हम लोग नॉर्मल लोग बैठते थे, आम जनता बैठती थी। और प्रतिनिधि सभा, इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव होता था, कि सभा से, समिति से राजा चुना जाता था, कि राजा हमें चुनना है तो वो हम समिति से चुनेंगे, और यही समिति हमारे पॉलिटिक्स में आती है, तो ये हमारा हो जाता है पार्लियामेंट, ठीक। अच्छा, फिर आता था हमारा विदत, सबसे प्राचीन संस्था होती थी, सबसे पुरानी संस्था। अब क्वेश्चन यही बनता है, सबसे प्राचीन संस्था कौन है निम्न में से? तो विदत थी। धार्मिक, सैन्य और आर्थिक कार्य, जहाँ पे धार्मिक, सैन्य और आर्थिक कार्य, यहाँ महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। तुम समझ रहे हो, ये ऋग वैदिक का टाइम है, ये ऋग वैदिक पीरियड की बात हो रही है। जो गांव था, मतलब जो मतलब शहरी व्यवस्था नहीं थी, नगरीय व्यवस्था नहीं थी, सबसे पुरानी हो जाती है विदत। और समिति से राजा चुनते थे, और सभा से, सभा में लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती थी, उनको क्या बोलते थे? सभावती। देखो, सभा से, सभा में पार्ट करने वाली सभावती, ठीक। सभा को विशेषकर विदत का पतन हो गया और राजा की शक्ति निरंकुश हो गई। कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में भाई देखो, सभाओं का पतन हो गया, सभाएं बंद हो गई, सभाएं नहीं हो रही हैं, तो राजा कैसे भी चुन लिया जाएगा। तो जब राजा कैसे भी चुन लिया जाएगा, तो वहाँ का जो सिस्टम होगा वो भी हायरार्की पे चलने लगेगा फिर, ठीक है, फिर वो हेरिडिटी आ जाएगी वहाँ पे। अब हम बात करते हैं दशराग्य युद्ध की। दशराग्य युद्ध होता था, दशराग्य युद्ध मतलब 10 किंग्स, 10 किंग्स की लड़ाई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की बात करी गई है। अच्छा, 9वें मंडल में बताना कौन सा था? 9वें मंडल में सोमरस था। 3rd मंडल में क्या था? 3rd मंडल में गायत्री मंत्र था, ठीक। ये बैक टू बैक रिवीजन भी हो जाता है। कहाँ लड़ा गया था? पुरुषणी। अब पुरुषणी का नाम आ गया तो कहाँ था? आधुनिक रावी, रावी का नाम था पुरुषणी। अच्छा, उस वक्त आप क्या बता सकते हो, सतलज का नाम क्या था? सतलज का नाम आई होप पता ही होगा, शतुद्री, ठीक है। व्यास का विपाशा, ठीक। सिंधु का ठीक, ये नाम याद कर लेना, जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे इनके नाम। चलिए, तो अब ये बात आती है किसके बीच लड़ा गया था। भारत के कबीले के राजा सुदास वर्सेस 10 राजा थे, जिनका संग 5 आर्य और 5 अनार्य थे, ठीक। इनके बीच में लड़ाई हुई थी। विजयी राजा सुदास जीत गए थे 10 में, और त्रिशु भरत वंश की, ठीक है, इनकी जीत मानी जाती है। इसी जीत के बाद शक्तिशाली कुरु राज्य की स्थापना हुई। अब कुरु राज्य कौन सा था? जब हमने 16 महाजनपद पढ़ाए थे, तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था, अगमगत, काशी, कुशल, वत्स, मल्ल, चेदी, मत्स्य, गुरु, पांचाल, सूरसेन, गंधार, कंबोज, अश्मक, अवंती, मत्स्य, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाया था। तो महाभारत के युद्ध का मूल माना जाता है, ठीक। मूल मतलब एक कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं, ठीक है। चलो, अब बात आते हैं अर्थव्यवस्था यहाँ की कैसी थी। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों की एक ही बार में देख लेंगे। तो मुख्य पेशा क्या था? यहाँ पे पशुपालन था, और यहाँ पे स्थायी कृषि होती थी, ठीक। स्थायी कृषि क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पे लोग हो गए थे स्थायी, ठीक है, रहने लग गए थे, तो यहाँ पे कृषि द्वितीयक थी, कि पहले पशुपालन होता था, ठीक। मुख्य धन क्या था? यहाँ पे गाय की सेवा सबसे ज़्यादा होती थी, बट यहाँ पे भूमि सबसे बड़ा धन था, क्योंकि भूमि नहीं होगी तो स्थायी कृषि किस पे करोगे? क्योंकि कृषि हो रही है, इसीलिए भूमि चाहिए। विनिमय मुद्रा, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे चलती थी, बस यहाँ पे कृष्ण चलते थे। कृष्ण क्या होते थे? सिक्के। अब देखो यहाँ पर पता है कि सिक्के कहाँ पे चलते थे? कृष्ण, ठीक, कृष्णल। अच्छा, लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी। जब लोहे का ज्ञान नहीं था, खोज नहीं हुई थी, इसीलिए कृषि नहीं हो रही थी, ठीक। तो यहीं पे यही बात आ जाती है। आयरन की खोज हो चुकी थी, हल वगैरह बन गए थे, तो भैया खूब जो है खेती होती थी। अर्थव्यवस्था के केंद्र क्या था? गौ। गौ कब थे? गौ को बोलते क्या थे? गौ को बोलते थे अगन्या, अगन्या, ठीक। पहले तो ये ध्यान रखना, गौ को बोलते थे अगन्या, ठीक। गोमत, गोमत होता था अमीर व्यक्ति। अब ये क्वेश्चन बना है उससे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, गोमत, ठीक। गोमत होता था अमीर व्यक्ति। गविष्टि मतलब जो युद्ध करता था, ठीक। दुहित, दुहित होता था बेटी, ठीक। और गोधिल, गोधिल होता था शाम का समय, गोधुली बेला जिसे बोला जाता है, अभी भी बोलते हैं गोधुली बेला, ठीक है। गोत्र, वह स्थान जहाँ पे एक जगह गाय बांधी जाती थी। जिनका गोत्र सेम हो जाता है, मतलब समझ जाना, तुम्हारी गाय और हमारी गाय एक जगह बांधी जाती थी, ठीक। तो ओपन लेटर, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग की शादी में, हिंदुज़म में बहुत दिक्कत आती है, ठीक। तो ये हमारी गौ का, और गौ को ना मारे जाने के योग्य, मतलब अघन्या, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्यों, उसका भी अपने एक वो है ना कि जेंटल एनिमल है काफ़ी, क्यों मार रहे हो, क्यों। लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब चलता है, सब लोग मार देते हैं, खा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है।
जो कि अच्छी बात नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए उत्तर वैदिक काल के आगे की बात करते हैं। तो पुरोहित है, मुख्य पुजारी राजा का प्रमुख सलाहकार होता था पुरोहित। ठीक, पुरोहित अच्छा उस वक्त सलाहकार होता था। इसी वक्त अगर ये पुरोहित मार दिया जाता था तो उस व्यक्ति पे लगता था ब्रह्म हत्या का पाप। ठीक, तो ये होता था मुख्य। जैसे देखा होगा ना आपने, मूवी वगैरह देखी हो बहुत पुरानी वाली, तो आपको देखना होगा, अगर गेम ऑफ थ्रोन आपने देखी है तो एक सलाहकार हर राजा के पास खड़ा होता है जो बैठ के बताता है कि भैया ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, भगवान ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो होता था सेनानी, सेना सब सेनापति होता था। संग्रहिका होता था कोषाध्यक्ष, अब ये संग्रहत्री बोला जाता था इसको। ठीक, अच्छा मौर्य पीरियड में इसे समाहर्ता बोलते थे। ठीक, कोषाध्यक्ष। भागदूत, जो भाग, अब भाग कहाँ, अब सुनो भाग कहाँ से आ गया। भाग की बात मैंने महाजनपद काल जब बताया था तो मैंने आपको बताया था भाग, भाग होता था क्या, भाग होता था टैक्स। ठीक, भाग का मतलब होता था टैक्स, और ये टैक्स जो लेता था उसे ही बोलते हैं भाग दूध। दूध मतलब दूधना, जैसे दूध निकालना जाता है वैसे ही टैक्स निकाला जाता है, तो वसूलने वाला व्यक्ति, तो ध्यान रखना। ठीक, संग्रहत्री होता था कोषाध्यक्ष। सूत या सारथी होता था राजा का रथ हाँकने वाला है, तो पता है ये सूत या सारथी, सूत पुत्र कर्ण थे, याद आया महाभारत में, और सारथी, सारथी श्री कृष्ण थे। महिषी, महिषी मतलब होती थी मुख्य रानी, चीफ हेड। ठीक, राजा की पत्नी। ठीक, तो ये इन्हें महिषी बोला जाता था, महिषी, महिषी। ठीक, चलिए बाकी इन्होंने शक्ति प्रदर्शन की बात करी है। राजसूय और अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञ करना होता था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, आपका एक घोड़ा होता था, घोड़ा आप छोड़ते थे अगर वो किसी दूसरे टेरिटरी में जाता था, और उन्होंने अगर उस घोड़े को पकड़ लिया और इसका मतलब वो आपसे युद्ध करना चाहते हैं, और अगर नहीं पकड़ा इसका मतलब कि वो राज्य अब तुम्हारा है। ठीक, यहाँ तक हमारा वैदिक पीरियड कंप्लीट होता है। और जो वैदिक पीरियड में जो कुछ भी था मैंने आपको ओवरऑल पढ़ा दिया, महाजनपद काल का भी थोड़ा मैंने आपको नॉलेज दे दिया। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 5 टॉपिक थे, स्टार्टिंग के जितने भी हमारे 5 टॉपिक थे, मैं एक पेज और ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं लिखने के लिए, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, स्टार्टिंग के हमारे जितने भी टॉपिक थे मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वो हो जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर ली, और उससे पहले हमने जो स्टोन एज थी, स्टोन एज भी हमने कंप्लीट कर ली। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हो गई है, हमारे महाजनपद काल हो गए हैं, और बौद्ध धर्म और प्लस जैन धर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बात आएगी, सो अब हमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है मौर्य, मौर्य पढ़ना है, और मौर्य के बाद हमें पढ़ना है लेटर मौर्य, उसके बाद हमें पढ़ना है गुप्ता, उसके बाद पोस्ट गुप्ता, उसके बाद हमारा जो साउथ का है जिसमें चोल चेर पांड्य वगैरह हैं, संगम पीरियड। बस इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बीच में ऐड कर करके पढ़ ली जाएंगी, तब तक मैं आईपैड की व्यवस्था कर लूँगा तो मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो मामला सारा कंप्लीट हो चुका है। सो वीडियो कैसा लगा बता देना, एंड जो पीडीएफ है उसके लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर देना, और हैंड रिटन डिजिटल नोट्स के लिए एक लाइक तो बनता है अगर मैंने अच्छा पढ़ाया आपको। सो आदम मिश्रा के साथ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपके, उससे पहले मैं आपको 16 संस्कार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंत्येष्टि होता है दाह संस्कार, जिसमें गर्भधान सबसे पहले होता है, और चूड़ाकर्म हमारा 8वां होता है जिसे मुंडन संस्कार बोलते हैं। ठीक है, तो ऋण भी हमारे 3 माने गए थे वैदिक पीरियड में, जिसमें हमारा ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण माना गया है, और इसके अलावा कुछ फ़िलहाल तो बचा नहीं है इसमें पढ़ने को। बाकी मैंने आपको बता दिया है सेनानी क्या होता था, पुरोहित क्या होता था, युवराज, युवराज राजा का बड़ा बेटा होता था, महिषी जो होती थी, महिषी हमारी पटरानी मतलब रानी होती थी, सूत हमारा सारथी होता था, ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, छात्र मतलब प्रतिहारी, और बाकी तो हमने पढ़ा ही दिया है आपको। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में श्याम ऐश कृष्ण ऐश लोहे को बोला जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में ओके। तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट होता है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।